हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट एंड मैटर। ओके। लाइट मतलब यहाँ मैं रेडिएशन की बात कर रहा हूँ, ना कि सिंपल लाइट वो जो हम देखते हैं, रेडिएशन। ठीक है। तो ये इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं और हम इसके साथ में करेंगे पास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस। ओके। तो बने रहिए मेरे साथ। और ये लेक्चर जो है आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाला। आपको मतलब फिजिक्स जो है ना वो बिल्कुल डीप जो नॉलेज है ना फिजिक्स की, वो इस लेक्चर में मिलने वाली है अच्छे से। ओके। तो चलो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके। तो देखो, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में से दो कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं। एक होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक होता है डीप ब्रोगली वेवलेंथ वाला कॉन्सेप्ट। ओके। इन दो कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, हर साल आते हैं, दो 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 ऐसे आते हैं। ठीक है। तो ज़रूरी है, मतलब आपके 8 नंबर हो जा रहे हैं, अच्छी बात है ना। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पर मैंने लेक्चर ऑलरेडी लिख रखे हैं, तो मैं बस इनको आपको एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि लिखूँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, जो कि सही नहीं है मुझे लगता है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो 1900 से पहले, अब स्टार्ट करते हैं बिल्कुल एकदम बड़ी तरीके से। 1900 से पहले एक प्रॉब्लम थी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। मैं ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ, बस एक प्रॉब्लम थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन। मतलब जब किसी बॉडी को हम गर्म करते हैं, जैसे किसी लोहे की रॉड को हम गर्म कर देते हैं, तो वो कैसे गर्म हो जाती है, लाल लाल हो जाती है। तो वो लाल जब होती है तो वो रेडिएशन निकालती है, हीट निकाल रही होगी कुछ, हमें वो लाल दिख रही है तो कुछ रेडिएशन भी निकाल रही होगी ना। उसको अंधेरे कमरे में ले जाओगे तो क्या दिखेगी, रेड रेड दिखेगी, या कैसे भी कलर की कुछ ना कुछ कलर दिखेगा। तो वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वो उस रॉड से निकल रहे हैं, ना कि तुम उस पर टॉर्च डाल रहे हो तो तब तुम देख रहे हो। वो नहीं है, तुम अंधेरे कमरे में ले जा रहे हो तो तब तो तुम टॉर्च नहीं लगा रहे हो उस पर, लेकिन फिर भी उसमें से आपको लाइट दिख रही है। वो क्यों दिख रही है? क्योंकि वो बॉडी गर्म है, और गर्म बॉडी हमेशा रेडिएशन निकालती है। आई बात समझ में? तो जब इन रेडिएशन को स्टडी किया जा रहा था, तब उन्होंने क्या देखा कि इनका एक्सपेरिमेंटल डेटा था ना, जो वो उस टाइम की जो थ्योरी थी, उस टाइम की जो थ्योरी हम पढ़ते थे, उस टाइम की हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो थ्योरी पढ़ते थे, वो थ्योरी एक्सपेरिमेंटल डेटा के साथ में मैच नहीं कर पा रही थी। ओके। मैं शायद यहाँ पर ग्राफ्स लगा दूंगा, आप देख लेना। ओके। तो वो जो मैच नहीं कर पा रही थी, क्यों मैच नहीं कर पा रही थी? क्योंकि तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कंटिन्यूस एनर्जी के फॉर्म में हम यूज कर रहे थे। फिर साल 1900 का आता है, प्लांक जी आते हैं। प्लांक जी ने एक हाइपोथेसिस थी कि भाई ऐसा करते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहाँ पर कंटिन्यूस थे पहले, हम ऐसा करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम क्या करते हैं, क्वांटाइज्ड एनर्जी के फॉर्म में यूज करते हैं। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्वांटम ऑफ एनर्जी है, मतलब एनर्जी के बंडल्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वैसे क्या है, जैसे कि वेव है, वो एनर्जी का फ्लो है एक तरह से, एक मतलब कंटिन्यूस एनर्जी का फ्लो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कंटिन्यूस एनर्जी का फ्लो। लेकिन उसने बोला कि कंटिन्यूस एनर्जी का फ्लो नहीं है, ये एनर्जी के बंडल्स के फॉर्म में, मतलब छोटे छोटे एनर्जी के बंडल्स, छोटे छोटे के साइज तो हमें पता नहीं, बस जस्ट सेइंग कि एनर्जी के बंडल्स के फॉर्म में जा रही है वेव। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो एनर्जी के बंडल के फॉर्म में काम करता है। ठीक है। तो इसको एक तरह से तुक्का समझ लीजिए, जो भी समझ लो। तो उसने ऐसा ही किया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसको क्या किया, क्वांटाइज्ड एनर्जी के फॉर्म में यूज किया। ओके। उसको बोलते हैं बंडल या पैकेट ऑफ एनर्जी। ठीक है। जिसको बाद में बोला गया फोटॉन्स, 1926 में बाय गिलबर्ट लुइस। ओके। और एक चीज़ बता दूं कि फोटोन को जस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी है, जस्ट वो एनर्जी है, उसको फोटोन बोला गया। लेकिन कोई वो मटेरियल पार्टिकल नहीं है, जैसे इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, इस तरह से कोई मटेरियल पार्टिकल नहीं है फोटोन। फोटोन क्या है, जस्ट एक एनर्जी का बंडल। ओके। तब जब ये यूज किया तो इन्होंने देखा कि जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है ना, जो इन्होंने जो थ्योरी यूज की कि मतलब एनर्जी को अब क्या करते हैं, हम एनर्जी को क्वांटाइज कर लेते हैं, तब हम इस थ्योरी को अप्लाई करते हैं, तब देखते हैं वो एक्सपेरिमेंटल डेटा से मैच करता है या नहीं करता है। एग्जैक्ट मैच करता है भाई। मतलब सोचो, एक तुक्का लगाया, वो एग्जैक्ट काम कर गया। गजब की थ्योरी है ये, एकदम से बहुत बड़ी डिस्कवरी थी उस टाइम की। ओके। तो इनकी जो प्लांक जी की जो थ्योरी थी वो एक्सपेरिमेंटल डेटा से मैच कर गई।
फिर अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो उसकी उस क्वांटा की एनर्जी उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के एसोसिएट क्वांटा की एनर्जी होगी, वो होगी E=H²। ओके, एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है कि एच की वैल्यू आती है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। इसे बोलते हैं प्लांक कांस्टेंट। ओके, अगर बात करें इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, तो वो आती है E=hc/λ, जहाँ पर न्यू क्या है, जहाँ पर न्यू क्या है, c/λ। ओके, इन वैक्यूम, अब यहाँ पर वैक्यूम बोल दिया क्योंकि ये c और लैम्डा दोनों चेंज होते रहते हैं, मीडियम के हिसाब से c और लैम्डा चेंज होते रहते हैं। अब यहाँ एक चीज़ आ गई कि फोटोन की जो वेलोसिटी होगी या रेडिएशन की जो वेलोसिटी होती है ना, स्पीड होती है, वो चेंज होती है मीडियम के साथ में, और लैम्डा भी चेंज होता है। आई बात समझ में? मतलब वेवलेंथ और वेलोसिटी दोनों चेंज होती है मीडियम में, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है मीडियम में। यानी कि आप जैसे बाहर क्या है, सन के मतलब सॉरी अर्थ के बाहर चले जाओ तो वो क्या है, वैक्यूम है, तो वहाँ पर सी और लैम्डा अलग अलग है। लेकिन जैसे ही हम वाटर में जाते हैं, एयर में भी सेम ही रहते हैं, एयर और वैक्यूम में सेम ही रहते हैं, लेकिन जैसे हम वाटर में जाते हैं या फिर किसी अलग टाइप के गैस में जाते हैं, तो वहाँ पर सी और लैम्डा दोनों चेंज हो जाते हैं। ओके, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। दिस वाज द बर्थ ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम थ्योरी। जब इन्होंने एनर्जी को क्वांटा के फॉर्म में यूज किया, ये एक न्यू ब्रांच ऑफ फिजिक्स का जन्म था, और प्लांक जी को, मैक्स प्लांक को इसका फादर बोला जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर बात करूँ एच सी की वैल्यू बताऊँ, तो एच सी की वैल्यू होती है 1243 होती है, 1243 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। ये याद करो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, ये याद करना, ठीक है। एच सी की वैल्यू अगर निकालोगे तो वो आती है 1243 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। ओके, अगर प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन की बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन्स, तो देखो फोटोन हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलता है, और कितनी स्पीड से चलता है, लाइट की स्पीड से, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्पीड से चलता है, जो कि होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और फोटोन न्यूट्रल होता है, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी लगाओ, फोटोन कभी डिफ्लेक्ट नहीं होगा। ओके, अगर हम मीडियम चेंज करते हैं, मतलब जब फोटोन ट्रैवल करता है, अगर मीडियम चेंज कर दे तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। फ्रीक्वेंसी क्यों चेंज नहीं होती है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी है प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, जहाँ से लाइट निकली है उस सोर्स की प्रॉपर्टी है, जहाँ लाइट चल रही है उसकी नहीं। जहाँ पर लाइट चलती है वो कौन कौन सी हैं, वी मतलब स्पीड ऑफ लाइट एंड लैम्डा, ये क्या है, ये है मीडियम की प्रॉपर्टीज। ओके, तो ये चेंज हो जाती है, जैसे जैसे मीडियम चेंज होगा वेलोसिटी और लैम्डा की वैल्यू दोनों चेंज होती रहती है। ओके, अब चौथा पॉइंट है, इट कैन कोलाइड विद पार्टिकल्स। जैसे आपने देखा कंचे कंचे जैसे एक कंचा ऐसे फेंक के मारते दूसरे कंचे में लगता है तो कोलाइड करता है। ऐसे ही फोटोन को पहला कंचा मान लो तो वो दूसरे कंचे में टकरा सकता है, मतलब दूसरे कंचे जैसे पार्टिकल्स। अब फोटोन को भी हमने क्या पार्टिकल्स ही माना ना, पार्टिकल माना है, तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टकरा सकता है। ओके, इट कैन कोलाइड विद पार्टिकल्स। ओके, और टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम विल बी कंजर्व, मतलब टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है और रहेगा। ओके, नंबर 5, फोटोन कभी भी रुका हुआ नहीं रहता। अगर रुका हुआ रहेगा तो फोटोन है ही नहीं, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा फोटोन कभी भी, ठीक है। तो रेस्ट मास फोटोन का कितना होता है, 0। रेस्ट मास क्या होता है, जैसे मेरे लिए ये पेन रेस्ट पर है, क्या पेन चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो मेरे लिए रेस्ट पर है, तो इसका जो मास होगा उसे बोलेंगे रेस्ट मास। ओके, अगर यही पेन किसी रॉकेट में उड़ रहा होता, ठीक है, तब ये मूविंग मास होता, तब इसका मास जो मास था इसके कंपैरिजन में अलग रहता। क्यों रहता? वो आइंस्टाइन की थ्योरी है रिलेटिविटी। ओके, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग इसका मास जो यहाँ पर है अब, और जब मैं देखूंगा इसको, मतलब ऑब्जर्व करूंगा किसी मूविंग, मतलब इसकी वेलोसिटी कुछ होगी, तब इसका मास कुछ अलग होगा। ओके, उसको बोलते हैं हम रिलेटिविस्टिक मास। तो
लेकिन अब फोटोन जब चलता है तब तो उसके पास मास होना चाहिए, हर मूविंग वस्तु के पास मास होना चाहिए, उसे बोलते हैं हम रिलेटिविस्टिक मास। नंबर 6 मूविंग मास ऑफ फोटोन। अब निकाल सकते हैं हम, कैसे निकाल सकते हैं? फोटोन की एनर्जी क्या होती है? एच न्यू। अगर आइंस्टाइन का फॉर्मूला लगाएं, कौन सा, जो फेमस फॉर्मूला है E=mc², तो जहाँ फोटोन की एनर्जी हो उसको क्या किसके बराबर कर देंगे? mc² के बराबर। तो वहाँ से जो मास निकल के आएगा वो होगा रिलेटिविस्टिक मास। तो एच न्यू को क्या रख दिया? mc², m=h/c², m क्या है यहाँ पर? रिलेटिविस्टिक मास। ओके, आगे बढ़ते हैं। मोमेंटम ऑफ फोटोन। अब देखो फोटोन के पास क्या है? मास भी है, रिलेटिविस्टिक मास, और वेलोसिटी क्या है उसकी? c। मोमेंटम की फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने? P=mv, और v क्या है यहाँ पर? c। तो mc, m की वैल्यू रख दो यहाँ से h/c² इंटू c, c से c कट गया, h/c, सॉरी ये क्या किया है मैंने यहाँ पर, हाँ h/c। अगर हम बात करें ν/λ वो क्या हो जाएगा, सॉरी अगर हम बात करें ν/c तो वो क्या हो जाएगा? 1/λ, मैंने पहले बताया था, ठीक है। ओके, तो P क्या हो जाएगा यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से P हो जाएगा h/λ। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इंटेंसिटी जो होगी ना लाइट की, इंटेंसिटी मतलब चमक, लाइट की चमक, ऐसे समझ सकते हो। इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा ब्राइट लाइट होगी ना उसमें इंटेंसिटी, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, ऐसे समझ सकते हैं। चमक मतलब ज़्यादा फोटोन्स आ रहे होंगे, ऐसे समझ सकते हो। चमक मतलब एक फोटोन आया उसने थोड़ी सी लाइट करी, 2 फोटोन आए उसने थोड़ी सी ज़्यादा लाइट करी, 1000 फोटोन आए थोड़ी ज़्यादा करी, बहुत आया 10,000 लाख फोटोन आए तो और ज़्यादा चमक पैदा की, करेंगे कि नहीं? तो इंटेंसिटी होगी वो प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ फोटोन्स के, ये चीज़ याद कर लेना बेटा। इंटेंसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ फोटोन्स की प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन पहले हम क्या पढ़ते थे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वेव थ्योरी में हम क्या पढ़ते थे? ये है वेव थ्योरी। वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी होती है प्रोपोर्शनल टू E²। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऑक्सीलेट करते हैं। ओके, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी। ओके, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, ठीक है। पहले हम ये पढ़ते थे, लेकिन ये बताया था, फोटोन की थ्योरी बताया था इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन्स, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी। सिंपल। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, पावर ऑफ द सोर्स, ठीक है। जैसे कोई सोर्स है वो n नंबर ऑफ फोटोन्स निकाल रहा है पर यूनिट टाइम, मतलब पर सेकंड n नंबर ऑफ फोटोन्स निकाल रहा है, ठीक है। कोई सोर्स जैसे सन हो सकता है, बल्ब हो सकता है, पॉइंट सोर्स बोल सकते हैं इसको, पॉइंट सोर्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो कोई पॉइंट सोर्स है वो n नंबर ऑफ फोटोन्स निकाल रहा है, और उसकी एनर्जी कितनी है? हर फोटोन की एनर्जी कितनी है? E। ओके, तो पावर कितनी होगी ये बताइए? पावर क्या होती है? एनर्जी अपॉन टाइम, टोटल एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। तो पावर ऑफ सोर्स हो जाएगी टोटल एनर्जी अपॉन टाइम। एक फोटोन की एनर्जी कितनी है? E, और टोटल कितने फोटोन्स निकाल रहा है पर सेकंड? कैपिटल N, कैपिटल N फोटोन निकाल रहा है, ठीक है। तो NE क्या हो जाएगी? टोटल एनर्जी, और कितने टाइम में निकाल रहा है? T टाइम में, पर सेकंड या पर यूनिट टाइम T, ठीक है। तो NE टोटल एनर्जी NE अपॉन टोटल टाइम T इक्वल टू क्या हो जाएगा? पावर ऑफ दैट सोर्स। तो यहाँ से P इक्वल टू स्मॉल NE बोल रहा हूँ, स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, कैपिटल N अपॉन स्मॉल t, कैपिटल N अपॉन स्मॉल t। यहाँ पर n क्या है? कैपिटल N अपॉन t। n कैपिटल N है, कैपिटल N है नंबर ऑफ फोटोन्स, और स्मॉल n है नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम, दोनों अलग चीज़ें, ठीक है। ओके, तो यहाँ से P इक्वल टू स्मॉल n ही हो जाएगा, और स्मॉल n की वैल्यू निकल जाएगी कैपिटल P अपॉन E। अगर हमको पावर पता हो, एनर्जी पता हो फोटोन की, तो पर सेकंड कितने फोटोन निकल रहे हैं
ये पता करने में कोई दिक्कत है हमें? कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, उनको करेंगे, ठीक है। अगर बात की जाए एनर्जी को कैसे लिख सकते हैं, मैं एनर्जी को बताया था मैंने, फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू। न्यू क्या है, उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी। अगर लैम्डा के टर्म में लिखें एच सी अपॉन लैम्डा, लैम्डा क्या है, उस फोटोन की वेवलेंथ। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। 2021 में आया है। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स, नंबर फर्स्ट है टू फोटोन्स हैविंग इक्वल लीनियर मोमेंटम हैव इक्वल वेवलेंथ। दो फोटोन है, दो फोटोन है, वो बोल रहा है कि दोनों की लीनियर मोमेंटम सेम है, P1 इक्वल टू P2। तो पूछ रहा है दोनों की वेवलेंथ सेम होगी कि नहीं, होगी कि नहीं, देख लेते हैं ना। देखो हमने क्या पढ़ा है, P इक्वल टू एच अपॉन लेमडा, यहाँ से लेमडा क्या आ जाएगा, एच अपॉन पी। अब यहाँ से देख सकते हो, अगर P सेम है तो लेमडा भी तो सेम ही होगा ना, अगर P सेम है तो लेमडा भी तो सेम ही होगा ना। तो P दोनों बराबर हैं तो लेमडा भी बराबर होगा। तो लेमडा इक्वल टू, इफ P1 इक्वल टू P2 देन लेमडा 1 इक्वल टू लेमडा 2। तो पहला स्टेटमेंट तो बढ़िया है भैया, पहला करेक्ट। दूसरी को देख लेते हैं। इफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज डिक्रीज्ड देन मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ द फोटोन विल आल्सो डिक्रीज। ओके, देख लेते भैया। P क्या होता है, H अपॉन लेमडा। अब बोल रहा है लेमडा क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इफ वेवलेंथ ऑफ द फोटोन इज डिक्रीजिंग, अब यहाँ से देख सकते हैं, इस फॉर्मूले से देख सकते हैं, इस फॉर्मूले से देख सकते हैं, P क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेमडा डिक्रीज हो जाएगा, P क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और एनर्जी क्या होता है, एच सी अपॉन लेमडा। अगर लेमडा डिक्रीज करेगा तो एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। लेकिन इसने क्या बोला है कि वेवलेंथ अगर डिक्रीज कर रहा है तो फोटोन, अगर वेवलेंथ डिक्रीज कर रहा है तो मोमेंटम और एनर्जी दोनों डिक्रीज करेंगे। लेकिन हमारे केस में क्या कर रहे हैं, वो इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये क्या है, गलत है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर 1। इजी। ऐसे क्वेश्चन करने में क्या दिक्कत है यार। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इफ ए सोर्स ऑफ पावर 4 किलोवाट प्रोड्यूस 10 टू द पावर 20 फोटोन्स पर सेकेंड। पावर दे रखा है और फोटोन्स पर सेकेंड दे रखा है स्मॉल n, ठीक है। और पावर P, कैपिटल P। अब ये किलो वाट है, लेकिन किलो को पहले, वाट तो पावर की यूनिट हो गई, किलो क्या है, किलो को चेंज करना पड़ेगा पहले, ठीक है, ओनली वाट में। रेडिएशन बिलोंग टू अ पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम कॉल्ड। अब देखो हमें यहाँ पर स्पेक्ट्रम के लिए हमें निकालनी पड़ेगी फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमने ये देखो यहाँ पर नीचे देखो मैंने एक टेबल लगा रखी है, ये रही। इसमें फ्रीक्वेंसी जहाँ पर देखो ये रही 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 8, इस तरह से ये है ना फ्रीक्वेंसी का वो है, बढ़ता हुआ क्रम है। तो इसमें देख सकते हो कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो वहाँ जैसे पहले लॉन्ग वेव, अगर फ्रीक्वेंसी 10 टू द पावर 0 से 10 टू द पावर 4 है तो लॉन्ग रेडियो वेव है। ऐसे ही इंफ्रारेड के लिए 10 टू द पावर 12 से 10 टू द पावर 14 है। ऐसे ही एक्स रे के लिए 10 टू द पावर 16 से 10 टू द पावर 20 तक है। इस तरह से है। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी इस रेंज में आ जाती है, किसी एक रेंज में आ जाती है, तो हम बोल देंगे कि ये जो रेडिएशन है वो उस रीजन का है। ओके, तो निकालते हैं। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो हमें पता है P इक्वल टू क्या होता है, एन ई। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, E आ जाएगा P अपॉन एन। P क्या है, 4। अब किलो वाट है, किलो को चेंज कर लेंगे 10 टू द पावर 3 अपॉन एन हो जाएगा 10 टू द पावर 20। ओके, अब E क्या वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर, जो भी है, ठीक है। अब न्यू होता है, E का वैल्यू होता है H न्यू। न्यू हो जाएगा E अपॉन H। E का वैल्यू पुट कर दो, 4 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 20 इंटू 6.63 इंटू 10 टू द पावर
34। ओके, और इसका वैल्यू कितना आता है, इसका वैल्यू आता 0.6 इंटू 10⁻, नीचे 14 हो जाएगा, ऊपर जाएगा 17 हो जाएगा, और इसको बोल सकता हूँ 6 इंटू 10⁻16 हर्ट्स। अब यहाँ देखो आप किस रीजन में होगी ये इतनी वाली फ्रीक्वेंसी, देखो ये 10⁻16 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और ये 6 है, तो 6 कहीं 17 यहाँ पर होगा, 6 कहीं यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, तो ये एक्स रे रीजन में आ रहा है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स रेज। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्या हो जाएगा, रुको लिख देता हूँ एक्स रेज। अगर फ्रीक्वेंसी 10⁻, ये आ रही है फ्रीक्वेंसी इस रेंज में आ रही है हमारी एक्सरे वाली में, तो ये एक्सरे हो जाएगा, जो रेडिएशन होगा क्या होगा, एक्स रेज। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है ए 2 मिलीवॉट लेजर ऑपरेट्स एट ए वेवलेंथ ऑफ 500 नैनोमीटर। अगर वेवलेंथ दे रखी है तो इसका मतलब है हम एनर्जी निकाल लेंगे उस रेडिएशन की, तो पावर और एनर्जी हमें पता लग गई, तो बची होती है एक चीज़, ठीक है, स्मॉल एन, नंबर ऑफ फोटॉन्स दैट विल बी इमिटेड पर सेकेंड। स्मॉल एन पूछा है, पर सेकेंड, ठीक है। ओके, करते हैं। P इक्वल टू 2 मिली वॉट, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ वॉट। लैम्डा इक्वल टू 500 नैनोमीटर, तो 500 नैनोमीटर ये हो गया, ठीक है। स्मॉल एन निकालना है। ओके, पहले तो एनर्जी निकालते हैं इसके लिए। एनर्जी क्या होता है, Hc अपॉन लैम्डा। Hc क्या होता है, 1243 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, ये होता है, अपॉन लैम्डा की वैल्यू क्या है, 500 नैनोमीटर। अब यहाँ से देख सकते हो आप, नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी क्या है, किस में आएगी, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। तो E इक्वल टू इसको क्या आएगा ये, अभी रुको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी हम चेंज कर लेते हैं। तो 1243 अपॉन 500 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख दी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख दी है, ठीक है, तो वो जूल में हो जाएगा। ओके, तो ये किस में आ जाएगी, जूल में। तो ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 397 पॉइंट इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 10⁻−21। ओके, अब निकालना है स्मॉल एन। स्मॉल एन होता है कैपिटल P अपॉन E, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ अपॉन 397.7 इंटू 10⁻21, 0.005 इंटू 10⁻−21 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 18, तो प्लस 18, तो n का वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू 10⁻15 आंसर। ओके, तो 4 हो जाएगा आई थिंक इसका आंसर। बाकी आप कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो आप प्लीज़ चेक कर लेना, ऐसे मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक तो हो सकती है हर किसी से, ठीक है, तो आप चेक कर लेना। ओके, अब पढ़ते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट और इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम अपॉन एरिया। मतलब आपने किसी सोर्स से फोटोन्स निकल रहे हैं और उनकी एनर्जी है कुछ, वो एनर्जी किसी सरफेस पर गिर रही है, उस सरफेस पर कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम गिर रही है, और उस सरफेस का एरिया कितना है, उस एरिया का डिवाइड कर देंगे उस एनर्जी पर यूनिट टाइम में, वो होगी इंटेंसिटी। ओके, मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, किसी एरिया पर यूनिट टाइम पर कितनी एनर्जी गिर रही है, उसे बोलते हैं इंटेंसिटी। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर इंटेंसिटी जैसे देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हो एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी पर यूनिट टाइम हमने क्या पढ़ा है, पावर, तो इसको पावर बोल देंगे, और पर यूनिट एरिया ऐसे, पावर अपॉन एरिया। ओके, तो
अब देखो यहाँ पर देखो पावर का जो यूनिट होता है वॉट होता है, एरिया मीटर स्क्वायर, तो इंटेंसिटी का जो एरिया वो इंटेंसिटी का यूनिट क्या हो गया, वॉट पर मीटर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर जो एरिया लिया है ना वो परपेंडिकुलर होगा, जो जो रेडिएशन जा रहे हैं रेडिएशन के परपेंडिकुलर होगा, मतलब रेडिएशन और एरिया के बीच का एंगल कितना है, 90 लेना है हमेशा। अगर एरिया ऐसा होगा तो वो भी उसका कौन सा वाला पार्ट लेना है, जो इसके साथ में एरिया का वो वाला वेक्टर जो इस जो जो लाइट की वी में है, उसके साथ में एंगल कितना बनाए, 90, ये वाला। ठीक है, सॉरी, एरिया वेक्टर जो होगा, एरिया वेक्टर होगा वो बीम की डायरेक्शन से जीरो एंगल बनाना चाहिए। देखो ये एरिया है तो इसका वेक्टर होगा वो ऐसे होगा, परपेंडिकुलर बाहर होगा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर हमेशा बीम की डायरेक्शन से, बीम की डायरेक्शन ऐसे है, एरिया वेक्टर ऐसे है, दोनों के बीच एंगल कितना है, जीरो। आप बोलोगे 180 है एरिया वेक्टर ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, तब तो जीरो होगा ना। एरिया वेक्टर ऐसे मान लीजिए, सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे मान लो, तो और ये बीम जा रही है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, जीरो। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो पॉइंट सोर्स है, मतलब पॉइंट सोर्स है, मतलब जैसे क्या बोल रहा हूँ मैं, पॉइंट सोर्स जैसे बल्ब है छोटा सा और वो चमक रहा है, वो रेडिएशन निकाल रहा है, वो रेडिएशन निकाल रहा है, तो किसी कैपिटल आर रेडियस पर कोई सरफेस होगा। ठीक है, कैपिटल आर रेडियस पर कोई स्फीयर टाइप सरफेस होगा, उस सरफेस से कितनी इंटेंसिटी जा रही होगी वो निकाल सकते हैं हम। कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं स्मॉल, ये पॉइंट सोर्स है, मान लो ये पॉइंट सोर्स है और ये स्मॉल आर रेडियस पर एक सरफेस है, तो वहाँ पर इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, तो पावर अपॉन एरिया स्क्वायर, एरिया, तो पावर अपॉन एरिया कर देंगे। तो पावर ये उसकी पावर है, रेडिएशन की पावर है, ठीक है, सोर्स की पावर है, कितनी पावर से उससे फोटॉन्स निकल रहे हैं। ठीक है, तो अपॉन एरिया। देखो अब ये सरफेस है, ये सरफेस है, सरफेस का मतलब आर रेडियस का कोई स्फीयर है तो उसका सरफेस एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी। तो पावर अपॉन, जैसे पावर अपॉन एरिया, तो यहाँ पर पावर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर कर देंगे तो आई एस आ जाएगा, एस मतलब स्फीयर। ठीक है, अब सिलेंड्रिकल सोर्स है। ठीक है, सिलेंड्रिकल सोर्स में क्या होगा, जैसे अब जैसे ये रॉड है, जैसे आपने ट्यूबलाइट देखी, घर में ट्यूबलाइट होती है ना, दीवार पर लगी होती है, ऐसे ही वो सिलेंड्रिकल, ये क्या कर रही है, ऐसे लाइट निकल रही है चारों तरफ, ऐसे लाइट निकालेगी तो ये लाइट कहाँ जाएगी, टकराएगी, कहाँ पर जाएगी, किसी मान लो स्मॉल आर रेडियस का कोई ऐसे सिलेंडर मान लो, ऐसे, क्योंकि ये लाइट, ये सिलेंड्रिकल लाइट है तो सिलेंड्रिकल ही रेडिएशन निकालेगी। ठीक है, तो इस सरफेस पर टकराएगी, तो हमें इस सरफेस का एरिया लेना होगा। ठीक है, तो जैसे मान लो ये है, ये वाला सरफेस है, ये है, तो ये रॉड है, ये मतलब सॉरी रॉड क्या बोलेंगे इसको, हाँ रॉड ही बोलेंगे। ठीक है, ओके, तो ये जल रही है और इसमें से रेडिएशन निकल रहे हैं, तो ये स्मॉल आर रेडियस का ये कोई मान लो सिलेंडर है और उसकी हाइट मान लो एच है, एल है, सॉरी चलो एल दे देता हूँ, एल है। ओके, और आर क्या है, इसकी रेडियस है, तो इसका जो आईसी हो जाएगा, जो सिलेंडर की सिलेंड्रिकल सरफेस से जो इंटेंसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी P अपॉन 2 पाई आर एल। 2 पाई आर एल क्या है, एरिया। और ये जो एरिया है ना, जो 4 पाई आर स्क्वायर, ये 2 पाई आर एल, ये परपेंडिकुलर है, सॉरी, जो रेडिएशन जा रहा है उसकी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर की बात कर रहा हूँ, सरफेस से परपेंडिकुलर है ये, लेकिन उसके सरफेस के एरिया वेक्टर के साथ में एंगल कितना बन रहा होगा, जीरो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इंटेंसिटी क्या होती है, पावर अपॉन एरिया। दो फॉर्मूला हमने पढ़े अभी तक। ओके, पावर क्या होती है, एनर्जी अपॉन टाइम, टोटल एनर्जी अपॉन टाइम। यहाँ पर जो ई है ना, ये सॉरी, यहाँ पर जो एनर्जी है ना वो टोटल एनर्जी है, सोर्स से निकलने वाली टोटल एनर्जी। ओके, मतलब सारे फोटोन्स की एनर्जी मिला के टोटल एनर्जी वो है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोटोन फ्लक्स, फोटोन फ्लक्स क्या होता है ये भी बताते हैं। ये सिंपल है, फोटोन फ्लक्स, जो हमने नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम निकाले थे ना, उसमें पर यूनिट एरिया और डाल दो,
हम्म तो मतलब एक बीम है लाइट की, वो किसी सरफेस पर टकरा रही है, उस बीम में से टोटल एन नंबर ऑफ कैपिटल एन नंबर ऑफ फोटॉन्स जा रहे हैं, और उस बीम पर जब टकरा रहे हैं तो पर सेकंड पर यूनिट टाइम पर टाइम उस पर कैपिटल एन नंबर ऑफ फोटोन टकरा रहे हैं, और उसके कितने एरिया में, ए पर। तो जो फोटोन फ्लक्स आएगा वो हो जाएगा पर यूनिट टाइम, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये हो जाएगा फ्लक्स। अब हमने पढ़ा है कैपिटल एन अपॉन स्मॉल टी को क्या कर सकता हूँ, स्मॉल एन अपॉन कैपिटल ए। स्मॉल एन का पता है मैंने क्या होता है, कैपिटल पी अपॉन कैपिटल ई, ओके, इंटू ए। अब हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था पावर अपॉन एरिया, इंटेंसिटी अपॉन ई। अगर हमें किसी बीम की इंटेंसिटी पता हो, उसका रेडिएशन एनर्जी पता हो, तो हम क्या निकाल देंगे, फ्लक्स निकाल देंगे, सिंपल। अगर हमें उसका क्या बोलते हैं, उसकी वेवलेंथ पता हो या फ्रीक्वेंसी पता हो, तो हम क्या कर सकते हैं, एच न्यू इक्वल टू एस सी अपॉन लेमडा। रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के टर्म में ई का वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। फोटोन डेंसिटी, फोटोन डेंसिटी क्या होती है, फोटोन डेंसिटी से समझ में आ गया, जैसे आप पढ़ते हो ना मास की डेंसिटी होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, ऐसी फोटोन की डेंसिटी नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो जैसे कोई बीम है फोटॉन्स की बीम है, जैसे लेजर डालते हो ना, तो लेजर एक तरह से बीम होती है, ठीक है, फोटॉन्स की, बहुत सारे फोटॉन्स निकल रहे हैं उसमें से, लेजर में से। तो वो फोटॉन्स ऐसे जा रहे होंगे, तो यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से जा रहे हो, मान लो ये इस तरह से जा रहे हैं, ठीक है। तो एक सिलेंडर टाइप समझ सकते हो कि सिलेंड्रिकल बीम है, ऐसे जा रही है वो आगे। तो सोचो कि ये इसके पर यूनिट वॉल्यूम में देखो, ये वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे, उन नंबर्स ऑफ फोटॉन्स में इस वाले वॉल्यूम का डिवाइड कर दो, ओके। तो मान लो ये सरफेस एरिया ए है, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, मान लो टी टाइम में ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, फोटोन की स्पीड इनटू वो टाइम, ठीक है। फोटोन कितनी स्पीड से जा रहा है और कितना टाइम ले रहा है, तो टी टाइम में मान लो फोटोन यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ठीक है, टी टाइम में फोटोन यहाँ से यहाँ पहुँच गया, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो डिस्टेंस कितनी होगी, सी टी। अब डिस्टेंस पता है सिलेंडर का, और सिलेंडर का एरिया पता है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू ए इंटू सी टी, ये वॉल्यूम हो गया। नंबर ऑफ फोटॉन्स इसमें एन है, कैपिटल एन है, उसमें वॉल्यूम का डिवाइड कर देंगे, ये क्या आ जाएगा, फोटोन डेंसिटी। अब देखो वॉल्यूम के वैल्यू रख देते सी टी ए। अब एन अपॉन, ये हमने पढ़ाई है ऊपर, देखो एन अपॉन टी ए, एन अपॉन टी इंटू ए, ये क्या है, फ्लक्स फाई अपॉन सी। और आगे बढ़ाएंगे इसको तो ये हो जाएगा, फाई की वैल्यू पुट कर देंगे आई अपॉन सी इंटू ई, इस तरह से, ओके। चलिए इसके ऊपर अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, टू सोर्स ऑफ लाइट emit X-rays of wavelength 1 नैनोमीटर एंड विजुअल लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर। तो दो सोर्स हैं, वो अलग अलग टाइप की वेवलेंथ की रेडिएशन इमिट कर रहे हैं, ठीक है। बोथ द सोर्सेस इमिट लाइट ऑफ सेम पावर कितनी है, दोनों की सेम है, ठीक है। द रेशियो ऑफ नंबर डेंसिटी ऑफ फोटॉन्स ऑफ एक्स रेज टू नंबर डेंसिटी ऑफ द विजुअल लाइट ऑफ द गिवन वेवलेंथ एच, नंबर डेंसिटी, ओके। अब देखो नंबर डेंसिटी हमने क्या पढ़ी थी, फोटोन डेंसिटी वही नंबर डेंसिटी है, जो ये है ना फोटोन डेंसिटी नंबर डेंसिटी है, क्योंकि एन अपॉन वॉल्यूम भी है, नंबर्स अपॉन वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी बोलेंगे इसको। फोटोन डेंसिटी या नंबर डेंसिटी एक ही चीज़ है, ठीक है। और नंबर डेंसिटी, ओके। रो क्या है, रो है फाइव अपॉन सी, और फाइव होता है एन अपॉन टी ए, ओके। तो रो वन अपॉन रो टू कितना हो जाएगा, इसको बोल दूंगा मैं पावर अपॉन
ई इंटू ए। कैपिटल एन अपॉन स्मॉल टी क्या हो जाएगा, पावर अपॉन कैपिटल ई। तो ρ1 अपॉन ρ2 पूछा है तो ये हो जाएगा, पावर दोनों के लिए सेम है तो E2 अपॉन E1। एरिया भी सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर अब E2 को लिख दूंगा मैं HC अपॉन लेमडा, तो लेमडा के फॉर्म में E, तो HC अपॉन लेमडा 2, और नीचे आएगा HC अपॉन लेमडा 1, तो लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 हो जाएगा ये। अब लेमडा 1 कितना है, लेमडा 1 दे रखा है 1 नैनोमीटर और ये दे रखा है 500 नैनोमीटर। तो ρ1 अपॉन ρ2, तो ρ1 अपॉन ρ2 हो जाएगा 1 अपॉन 500। ओके ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पर। तो क्वेश्चन है, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 900 नैनोमीटर एंड इंटेंसिटी 100 वाट पर मीटर स्क्वायर इज इंसिडेंट ऑन ए सरफेस परपेंडिकुलर टू द बीम। द नंबर ऑफ फोटोन क्रॉसिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया परपेंडिकुलर टू द बीम इन 1 सेकेंड इज। तो इसको करते हैं हम, ऑलरेडी हमने फॉर्मूले सीख लिए हैं, ठीक है। तो जैसे लेमडा की वैल्यू दे रखी है 900 नैनोमीटर और इंटेंसिटी दे रखी है 100 वाट पर मीटर स्क्वायर, एरिया दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज कर देंगे, इजी है। टी बराबर 1 सेकेंड दे रखा है क्वेश्चन में, देखो टी बराबर 1 सेकेंड, और एन की वैल्यू पूछिए, कैपिटल एन की वैल्यू। इसने बोला नंबर ऑफ फोटोन्स क्रॉसिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया परपेंडिकुलर टू द बीम इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने फोटोन्स गुजर रहे हैं। हमने क्या पढ़ा है, इंटेंसिटी होती है पावर अपॉन एरिया। ओके, पावर को निकाल सकते हैं हम एन ई अपॉन टी, हमने पढ़ा है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एन ई अपॉन टी होता है ना, और एरिया की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, एन की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो एन मतलब टी ए तो इधर आई की तरफ चले जाएंगे और ई आई के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी आई टी ए अपॉन ई, ठीक है। तो n इक्वल टू आई टी ए अपॉन ई, और ई की वैल्यू रख देंगे। देखो ई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर किसी लाइट की वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो हम आराम से ईजिली उसकी एनर्जी निकाल सकते हैं। एनर्जी होगी ई इक्वल टू एच न्यू या एच सी अपॉन लेमडा। ओके, तो यहाँ पर लेमडा दे रखा है तो हम ई की वैल्यू निकालेंगे, वो लेमडा के टर्म में निकालेंगे, एच सी अपॉन लेमडा, ईजी। अब देखो ये लेमडा ऊपर चला जाएगा इधर और नीचे एच सी बचेगा, तो एन की वैल्यू हो जाएगी आई टी ए लेमडा अपॉन एच सी। अब सब की वैल्यू पुट कर देंगे, दे रखा है सब कुछ, आई की वैल्यू दे रखा है, टी की वैल्यू दे रखा है, ए का वैल्यू दे रखा है, लेमडा की वैल्यू दे रखा है। एच सी की वैल्यू हमें पता रहती है 1243 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। ओके, पुट करते हैं, आई की वैल्यू 100 वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ऐसा यूनिट में है। टी की वैल्यू 1 सेकेंड, ऐसा यूनिट में। ए की वैल्यू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे, 1 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा ए की वैल्यू। लेमडा है 900 नैनोमीटर। अभी इसको ऐसे ही रखेंगे क्योंकि नीचे एच सी की वैल्यू भी 1243 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर आ रही है, तो वहाँ से दोनों नैनोमीटर को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर 900 नैनोमीटर ऐसे रख दिया, और इधर एच सी की वैल्यू 1243 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर होती है। नैनोमीटर से ये नैनोमीटर कैंसिल हो जाती है। अब ये फिर भी देखो, ये ऊपर तो पूरा ऐसा यूनिट है, लेकिन नीचे अभी 1243 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अभी जूल में कन्वर्ट करेंगे तब वो ऐसा यूनिट में हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 9 और ये 1243 नीचे, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁹। ये पूरा कट पिट के आता है आपका 4.5 इंटू 10⁻16। तो आंसर आपका बी। ओके, क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, इजी हो जाएगा, लेकिन अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई होगी तो प्लीज़ चेक कर लेना, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ सरफेस ड्यू टू रेडिएशन। तो जैसे देखो, कोई रेडिएशन, कोई लाइट की बीम किसी सरफेस पे गिर रही है, जैसे ये सरफेस है, मेरा हाथ सरफेस है, अगर इस पर मैं टॉर्च लगाऊं तो बहुत सारे फोटोन इससे टकरा रहे होंगे। अब देखो, हर फोटोन के अंदर एक मोमेंटम होगा, जब इससे टकराएंगे तो लाइट रिफ्लेक्ट भी होती है। तो जब लाइट ऐसे जा रही है
तो लाइट के पास कुछ मोमेंटम, देखो लाइट किससे मिलकर बनी होती है, पार्टिकल से। पार्टिकल का नाम क्या है, फोटोन। हर फोटोन किसी वेलोसिटी से जा रहा है, तो हर फोटोन के पास एक मोमेंटम है। क्या है, एक मोमेंटम। अब ये समझ लीजिए कि छोटे छोटे वो है ना, क्या बोलते हैं, फोटोन, ये एक तरह से कंचे समझ लीजिए। कंचे जा रहे हैं किसी सरफेस पर, टकरा रहे हैं। अब मान लो कोई कंचा ऐसा है, वो टकराया तो इस पर थोड़ा सा फोर्स लगाएगा कि नहीं, क्योंकि क्योंकि इसके मोमेंटम में, जो कंचा जा रहा है इसके मोमेंटम में चेंज आएगा, क्योंकि जैसे ये टकराएगा इसका मोमेंटम पहले कुछ होगा, जैसे ही टकराएगा लौट के आएगा तो मोमेंटम इसका चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि ऐसे गया तो मोमेंटम ऐसे था कुछ, लेकिन टकराने के बाद थोड़ा ऐसे आ रहा है तो मोमेंटम, बिल्कुल मोमेंटम की डायरेक्शन चेंज हो गई। अगर वैल्यू चेंज नहीं होगी मतलब मैग्नीट्यूड ना भी चेंज हुआ हो, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से इसकी जो फोटोन है इसके मोमेंटम में चेंज आ जाता है। अगर फोटोन के मोमेंटम में चेंज आ रहा है तो फोटोन पर एक फोर्स लगेगा, किधर की डायरेक्शन में, इधर की डायरेक्शन में। ठीक है, अब जैसे फोटोन पर फोर्स लग रहा है, किसकी वजह से लगेगा, वो इस सरफेस की वजह से लगेगा। अगर फोटोन पर फोर्स इस सरफेस की वजह से लग रहा है तो न्यूटन के थर्ड लॉ से इस सरफेस पर फोर्स लगेगा, वो होगा फोटोन की वजह से। समझ में आ रहा है बात। तो सिंपल हमें क्या करना है, अगर फोर्स निकालना है, हमें फोर्स निकालना है किसी सतह पर फोर्स निकालना है, तो हमें पहले नंबर ऑफ फोटोन गिनने होंगे, कितने नंबर ऑफ फोटोन इससे टकरा रहे हैं टोटल। जैसे लाइट बीम में तो बहुत सारे फोटोन्स होते हैं, सारे फोटोन्स का नंबर निकालेंगे। ओके, और उस नंबर में उन हर एक फोटोन का मोमेंटम का गुणा कर देंगे, तो टोटल मोमेंटम हो जाएगा कि इतना टोटल मोमेंटम इस सरफेस पर टकराएगा। अब वो लौट के आ रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन इतना मोमेंटम टकरा रहा है, फिर उसके बाद में टकराने के बाद में इसके मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, उस चेंज से मोमेंटम चेंज अपॉन कितने टाइम में चेंज हो रहा है, यही तो फोर्स होता है। फोर्स की डेफिनेशन क्या है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। ओके, तो चलो हम इसको करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लीनियर मोमेंटम निकालेंगे, ठीक है, फोटॉन्स का। देखो, जैसे अगर फोटोन की वेवलेंथ दे रखी है तो उसका मोमेंटम क्या होगा, एक फोटोन की वेवलेंथ दे रखी है तो उसका मोमेंटम क्या होगा, एच सी अपॉन लेमडा। मोमेंटम ये होता है ना, अगर वेवलेंथ दे रखी है तो एच सी अपॉन लेमडा। अगर फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो एच न्यू अपॉन सी होता है। ओके, तो अधिकतर वेवलेंथ के फॉर्म में ही पूछते आता है। तो अगर एक फोटोन की वेवलेंथ लेमडा दे रखी है तो उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पर लिख दूँ, कहाँ लिखूँ, मोमेंटम ऑफ वन फोटोन एच पी, रुको इसको लिख देता हूँ एच अपॉन लेमडा। ओके, इस तरह से लिख देता हूँ मैं। ओके, तो एक फोटोन का मोमेंटम कितना हो गया, एच अपॉन लेमडा। जा तो बहुत रहे हैं, मान लो कैपिटल N1 नंबर फोटोन्स जा रहे हैं, अभी कैपिटल N1 नंबर ऑफ फोटोन्स इधर जा रहे हैं, तो टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा, N1 इंटू मतलब जितने नंबर जा रहे हैं और हर एक का मोमेंटम ऐड कर दो, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सबका मोमेंटम ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा N1 इंटू एच अपॉन लेमडा। ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, अब ये हो गया। अब ये कॉस थीटा, ये क्या लफड़ा है, इसको भी बताता हूँ। हमने क्या माना है कि हमारे जो वो है ना, जो फोटोन्स है वो ऐसे परपेंडिकुलर सरफेस पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर सरफेस पे नहीं कर रहे हैं। जैसे ये मोमेंटम, ये फोटोन की बीम है, ये परपेंडिकुलर नहीं कर रही है, लेकिन जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, जो सरफेस एरिया का परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर होगा, उससे थीटा एंगल पर गिर रही है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो ये सरफेस है, इस पर थीटा एंगल बना रही है, इस तरह से गिर रही है। ये थीटा एंगल किससे है, इसके नॉर्मल सरफेस के नॉर्मल से, ये नॉर्मल है सरफेस का, इसके नॉर्मल से थीटा एंगल पर बीम गिर रही है। अब जैसे ही बीम गिरी इधर की तरफ रिफ्लेक्ट होगी, सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी, ये तो आपने पढ़ा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है कि नहीं। अगर थीटा एंगल पर लाइट गिर रही होगी तो उस थीटा एंगल पर ही, मतलब नॉर्मल से थीटा एंगल पर गिर रही है तो नॉर्मल से थीटा एंगल पर ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। ओके, तो ठीक है, यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि ओके, हाँ, n नंबर ऑफ फोटोन्स आए, टकराए, और N2 नंबर्स ऑफ फोटोन्स निकले बाहर, टकरा के वापस कितने गए, N2 नंबर ऑफ फोटोन। नंबर्स चेंज हो रहे हैं यहाँ पर,
बाकी के फोटॉन्स कहाँ गए, बाकी के फोटॉन्स कितने, n1 माइनस n2, बाकी के फोटॉन्स n1 माइनस n2 क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब। ये मान के चल रहा हूँ, कितने फोटॉन से एब्जॉर्ब हो गए, n1 माइनस n2। ओके, सिर्फ n2 लौटे। अब मोमेंटम हमें निकालना है, कैसे, हमें मोमेंटम निकालना है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस तरह से जिधर बीम जा रही है, मतलब जो ये वाला सरफेस है ना, सॉरी ये वाला नॉर्मल है ना, नॉर्मल की डायरेक्शन में निकालना है। ठीक है, तो इधर की तरफ मोमेंटम कितना हो जाएगा, ये थीटा एंगल है, तो जो मोमेंटम इसका इस तरह से था, शुरुआत में ऐसे था, तो इसका एक वेक्टर जो होगा वो इस तरफ निकाल लेंगे, इस तरफ, तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो इस तरफ कितना, कौन सा वेक्टर आ जाएगा, वो आ जाएगा आई कॉस थीटा आई कैप वाला, कितना आ जाएगा, इधर मोमेंटम कितना है n1 h अपॉन लेमडा इधर, लेकिन हम ये वाला इसका वो निकाल रहे हैं, वेक्टर निकाल रहे हैं, तो वो आ जाएगा n1 h अपॉन लेमडा कॉस थीटा प्लस आई कैप। मैंने ये वाली डायरेक्शन कितनी मानी है, प्लस आई, मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ओके, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो, अब बाद में मोमेंटम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पर बोल देता हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ, पी आई परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब जो ये सरफेस है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोमेंटम। ओके, तो वो हो जाएगा n1 h अपॉन लेमडा, ये एक फोटोन का मोमेंटम हो गया, लेकिन हमें किस डायरेक्शन में निकालना है, परपेंडिकुलर, तो वो हो जाएगा कॉस थीटा आई कैप। इजी, आई कैप यहाँ पर डायरेक्शन बता रहा है मोमेंटम की, क्योंकि हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा है। ठीक है, इसी प्रकार पी एफ मतलब फाइनल मोमेंटम परपेंडिकुलर वाला, तो जब ये ऐसे वेव निकले, ऐसे लौटेगी वेव, तो n2 नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल रहे हैं, लेकिन सेम वेव है, तो ये h अपॉन लेमडा एक फोटोन की वेवलेंथ हो जाएगी, सॉरी मोमेंटम हो जाएगा, और n2 नंबर्स ऑफ निकल रहे हैं बाहर, मतलब लौट के आ रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो n2 h अपॉन लेमडा ये क्या हो गया, उसका मोमेंटम हो गया, फोटॉन्स का, सारे फोटॉन्स का मोमेंटम हो गया टोटल। लेकिन हमें किस डायरेक्शन में निकालना है, हमें इधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो हो जाएगा माइनस आई कैप। इजी, ये वाला इस तरह से जा रहा है, लेकिन हमें ये वाला ये चाहिए, ये वाला लौट के आने वाला ये चाहिए, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस आई कैप। आई थिंक आपने अगर वेक्टर्स पढ़े होंगे तो ये चीज़ बहुत ही इजी हो जाती है, पहला ही चैप्टर होता है वेक्टर्स। ठीक है, फिजिक्स में। नेक्स्ट, अब मैं बोल रहा हूँ फोर्स ऑन फोटॉन्स, फोर्स ऑन फोटॉन्स, तो ये फोर्स लिख दिया मैंने, और ये परपेंडिकुलर, देखो जो मोमेंटम है वही फोर्स होगा, वही डायरेक्शन में फोर्स होगा, तो परपेंडिकुलर फोर्स कितना हो जाएगा, ये फोटोन है यहाँ पर, पी एच मतलब फोटोन, ये हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम डी पी ओवर डी टी। अब देखो कितने सेकंड में ये रिफ्लेक्ट हो गए, कितने सेकंड में मोमेंटम में चेंज आ गया, वो टाइम है डी टी। ओके, कितना टाइम, सेकंड नहीं बोलेंगे, माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड, जो भी हो वो अलग चीज़ है, लेकिन डी टी क्या है, कितने टाइम में मोमेंटम इसका चेंज हो गया। तो पी एफ वैक्टर माइनस पी आई वैक्टर, ये तो पढ़ा है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, यही तो चेंज होता है, तो पी एफ वैक्टर माइनस पी आई वैक्टर अपॉन मान लो टाइम टी लगा है। इजी, अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, तो ये इस तरह से आ जाएगा, देख लेना आप। ठीक है, n2 प्लस n1 हो जाएगा अपॉन टी h अपॉन लेमडा कॉस थीटा माइनस आई कैप। अब मैं फोर्स की डायरेक्शन बता देता हूँ, अगर मान लो प्लस आई की डायरेक्शन, मान लो प्लस आई की डायरेक्शन, मान लो फोटॉन्स जा रहे थे ऐसे, ठीक है, प्लस आई डायरेक्शन में जा रहे थे, तो फोटो जिस पर फोर्स लगेगा माइनस आई कैप। ठीक है, तो आप ये सब वैल्यू पुट करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू, सबकी वैल्यू पुट करेंगे, तो आपको फोर्स की डायरेक्शन पता लग जाएगी, ईजी, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब ये हमने निकाला फोर्स ऑन फोटॉन्स। एक चीज़ बताओ, फोर्स ऑन प्लेट कितना हो जाएगा, दोनों अलग अलग चीज़ है, अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया ना तो तुम फंस सकते हो। फोर्स ऑन फोटॉन्स एंड फोर्स ऑन प्लेट दोनों बहुत अलग चीज़ है। ओके, तो फोर्स ऑन फोटॉन्स हमने निकाल लिया, कितना आएगा, वो ये आएगा। ओके, लेकिन फोर्स ऑन प्लेट कितना आएगा, तो फोर्स ऑन प्लेट आएगा माइनस एफ फोर्स ऑन फोटॉन्स, न्यूटन्स थर्ड लॉ, पता है ना। तो जितना फोर्स फोटॉन्स पे लग रहा है उतना ही फोर्स प्लेट पे लगेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। इजी, तो फोर्स ऑन प्लेट हो जाएगा माइनस फोर्स ऑन फोटॉन्स इक्वल टू, यहाँ माइनस आएगा, ये माइनस कर देंगे, तो ये मतलब कट पिट के ये इतना हो जाएगा, ये प्लस आई हो जाएगा, सिंपल इजी। तो हमें अगर प्लेट पे पूछा है तो हमें ये लगाना है, अगर फोटॉन्स पे पूछा है तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। इजी, ओके।
n2 क्या है, कितने फोटोन्स रिफ्लेक्ट हो गए, n1 क्या है, कितने फोटोन्स जा रहे थे, t क्या है, कितना टाइम में रिफ्लेक्ट हो गए, वो कितने टाइम में मोमेंटम चेंज हो गया, h अपॉन लैम्डा क्या है, एक मोमेंटम का, सॉरी एक फोटोन का मोमेंटम, कॉस थीटा क्या है, मतलब थीटा क्या है, एंगल बिटवीन नॉर्मल ऑफ द प्लेट, नॉर्मल ऑफ द प्लेट, ओके। और आई क्या है, डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ओके। देखो दिख रहा होगा, ये सब पॉजिटिव होंगे, देखो n2 की वैल्यू पॉजिटिव होगी, n1 की वैल्यू पॉजिटिव होगी, टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, h की वैल्यू पॉजिटिव होती है, फ्रीक्वेंसी में हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर कॉस थीटा की बात करें तो 0 से 90 एंगल में, जैसे यहाँ पर 0 बनेगा, अगर ये जो वेव जा रही है वो या तो 0 बनाएगी या फिर ऐसे बनाई मैक्सिमम 90, मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच एंगल रहेगा, तो उस केस में कॉस थीटा क्या होता है, 1 होता है, ओके। और आई कैप, तो मतलब हमेशा फोर्स किधर लगेगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लगेगा, अगर फोटोन इधर से ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। आप आई थिंक आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे लग रहा है मैंने ज़्यादा खींच दिया है समझाने के चक्कर में, लेकिन इट्स ओके, समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है प्रेशर ऑन ए सिलेंडर। अब देखो जैसे हमने फोर्स निकाल लिया, देखो फोर्स आ गया, किसी प्लेट पर फोर्स आ गया है। अब मैं बोलूँ कि ये वाले फोटोन किसी ए एरिया पर टकरा रहे हैं, मतलब स्मॉल ए एरिया पर टकरा रहे हैं या कैपिटल ए जो भी है, ए एरिया पर टकरा रहे हैं, तो प्रेशर कितना हो जाएगा, कितना फोर्स इस पर लगाए और कितने एरिया पे प्रेशर लगाए, उस एरिया का डिवाइड कर देंगे उस फोर्स में, तो प्रेशर ऐसे ही तो होता है, सिंपल। तो यहाँ पर अगर प्रेशर लिखूँ, पी कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, इजी। इसमें क्या है, ये तो बहुत ही इजी चीज़ है, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार प्रेशर ऑन सिलेंडर निकालना है हमें। अब देखो जैसे सिलेंडर होता है, ये सिलेंडर है, ठीक है। अब इस सिलेंडर की हमें लाइट यहाँ से डाल रहे हैं, अब लाइट ऐसे टकराएगी, हर मतलब जितनी जितनी चौड़ाई की बीम होगी इसके हर एरिया, मतलब इस पर सतह पर टकराएगी, जहाँ तक टकरा पाए वहाँ तक टकराएगी, ठीक है। अब बिल्कुल जैसे यहाँ से तो ऐसे ही निकल जाएगी लाइट, कोई मतलब नहीं है, लेकिन जहाँ टकराएगी वो इस तरह से सारे सरफेस पर टकराएगी लाइट, ठीक है। अब जैसे ही टकराए कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो गई और कुछ लाइट एब्जॉर्ब होगी, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन हमने बोला है कि फुल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये ब्लैक बॉडी है, मतलब सारी लाइट इस पर जो टकरा रही है ना वो एब्जॉर्ब हो जा रही है, मतलब पीछे कोई भी लाइट नहीं निकल रही है, समझ में आया। मतलब सारी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है सिलेंडर में, पीछे लाइट बैकवर्ड रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। तो n2 कितना हो गया, n2 क्या था, n2 था कितनी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, कितनी नंबर्स ऑफ फोटोन्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, लेकिन n2 क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि हमने क्या माना है, फुल एब्जॉर्प्शन। और ब्लैक बॉडी, मतलब ये बॉडी कैसी है, ब्लैक बॉडी है, मतलब सारी लाइट ये एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। तो n2 कितना हो गया, 0। थीटा कितना हो गया, 90। क्यों, क्योंकि ये ऐसे टकरा गई है। देखो यहाँ पर एक चीज़ है कि थीटा 90 ले रहे हो, क्या ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, क्योंकि हर एक फोटोन यहाँ पर नॉर्मल से अलग अलग एंगल बनाएगा। देखो इसका इस सतह पर ऐसे देख रहे हो, अगर ऐसे फोटोन गिर रहा होगा बिल्कुल नॉर्मल की 0 एंगल बनाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो गिर रहा होगा, यहाँ पर नॉर्मल क्या है इसका, सतह का, वो नॉर्मल इसका ऐसे होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल होता है। लेकिन हमारी लाइट कैसे जा रही है, मान लो एक डायरेक्शन ऐसे जा रही है, तो नॉर्मल के बीच एंगल बनेगा, तो हर पॉइंट पे इसका एंगल अलग अलग रहेगा, ये तो पता है हमको। लेकिन फिर हम प्रेशर कैसे निकालेंगे, फिर हम फोर्स कैसे निकालेंगे। तो देखो इसमें एक ट्रिक लगाई है इन्होंने क्या ट्रिक लगाई है कि जैसे ये सिलेंडर है, इस पर तुम लाइट डालो और इसका कितना इफेक्टिव एरिया इसके लाइट के मार्ग में आ रहा है। तो अगर आप इस पर लाइट गिराओगे और दीवार पर इसकी वो देखोगे, परछाई देखोगी, तो वो परछाई कुछ बोतल का शेप होगा, उस बोतल का एरिया होगा ना, वो वही इफेक्टिव एरिया होगा, मतलब कि उसी एरिया में सारी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, और वो एरिया का जो निकाल लेंगे वैल्यू, वही परपेंडिकुलर वाला एरिया होगा, ठीक है। मतलब एरिया का हमें वो वाला पार्ट लेना है जो कि लाइट बीम के परपेंडिकुलर हो, ओके, समझ में आ रहा होगा आई थिंक। तो यहाँ पर देखो जैसे ये सिलेंडर है, तो जब लाइट डालेंगे तो ये कुछ इस तरह से
शैडो बनेगी इसकी, बनेगी कि नहीं शैडो, जहाँ पर एच हाइट होगी और ये वाली लेंथ होगी जो वो होगी इसके डायमीटर के बराबर। तो डायमीटर अगर आर रेडियस का ये सिलेंडर है तो डायमीटर होगा 2r और एच इसकी हाइट होगी, तो इसका टोटल इफेक्टिव एरिया कितना हो जाएगा 2RH। ओके, तो प्रेशर निकालेंगे। मान लो N1 नंबर ऑफ फोटोन्स जा रहे थे, ये N1 कितने थे, नंबर ऑफ फोटोन्स जा रहे थे, लौट के एक भी नहीं आया, N2 0 हो गया हमारा। ठीक है, तो मोमेंटम की जो हमारा फोर्स का डेफिनेशन था वो कितना था, N2 + N1 अपॉन टी एच अपॉन लेमडा कॉस थीटा आई कैप। तो यहाँ पर सारी वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा N1 P अपॉन टी। P क्या है यहाँ पर, एक फोटोन का मोमेंटम है। ठीक है, P क्या है, एक फोटोन का मोमेंटम, ये हो जाएगा N1 H अपॉन टी लेमडा। ओके, इजी। तो फोर्स आ जाएगा। अब देखो हमने N1 अपॉन टी की वैल्यू निकाल लेंगे किसके फॉर्म में, हमने पहले ही पढ़ा था। अगर N1 दे रखा हो और T दे रखा हो तो N1 अपॉन टी हो जाता कैपिटल P। ये कैपिटल P क्या है, पावर है, पावर अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन। ठीक है, तो फिर से हम क्या करेंगे, इस E का वैल्यू फिर से रख देंगे। इस E का वैल्यू क्या रखेंगे, E इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा फिर से रख देंगे। तो ये वैल्यू आ जाएगी P अपॉन सी, जहाँ पर ये कैपिटल P है। कैपिटल P मतलब पावर ऑफ द बीम। ठीक है, ये पावर है, ठीक है, पावर P पावर की और P पावर और लेमडा फ्रीक्वेंसी की वेव जा रही है। ठीक है, सॉरी, लेमडा वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटोन्स जा रहे हैं। ठीक है, वो टकरा रहे हैं। ओके, तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा पावर अपॉन सी। ठीक है, अब प्रेशर क्या होता है, ये प्रेशर है, बहुत सारे पी आ रहे हैं यहाँ पर। एक तो ये मोमेंटम आ गया, ये पावर आ गया, ये प्रेशर वाला है। तो आप देख लेना इन सब में। देखो ये स्मॉल, चलो ये स्मॉल है, ये पावर है, ये प्राइम बोल देता हूँ, प्राइम मतलब प्रेशर। ओके, तो प्रेशर हो जाएगा एफ अपॉन ए क्या है यहाँ पर, शैडो का एरिया। ए परपेंडिकुलर मतलब जो लाइट बीम के एक्चुअल में परपेंडिकुलर हो रहा होगा, शैडो का एरिया ऑफ शैडो। इफेक्टिव एरिया ऑफ शैडो डाल देता हूँ, इफेक्टिव एरिया ऑफ शैडो। देखो इसको आप अलग तरीके से भी कर सकते हो, इंटीग्रेशन से। मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया, छोटा सा सरफेस एरिया ले लिया, उस पर बीम गिराई और एंगल आएगा कुछ थीटा वगैरह, तो सब वो जो वैल्यू होता है N1 P अपॉन टी एच अपॉन N1 अपॉन टी इंटू एच अपॉन लेमडा कॉस थीटा, इस तरह से लेके आप प्रेशर को, मतलब सब कुछ लेके आप टोटल फोर्स निकाल सकते हो बाय इंटीग्रेशन मेथड। ठीक है, लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, इजी टू, मतलब आप इस तरह से आप आराम से कर सकते हो, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स अपॉन ए परपेंडिकुलर कितना हो गया इसका एरिया, 2RH। ओके, तो यहाँ पर 2RH रख दिया, एफ की वैल्यू कर दी P अपॉन सी अपॉन 2RH। ओके, इजी। ऐसा क्वेश्चन आए तो आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर ऑन स्फीयर ड्यू टू रेडिएशन। सेम, अब स्फीयर है, स्फीयर के ऊपर लाइट डाल रहे हैं, तो स्फीयर का जो परछाई बनेगी वो कैसी बनेगी, एक सर्किल टाइप हो जाएगा। सर्किल का डायमीटर कितना हो गया, या सर्किल की रेडियस कितनी होगी, वही रेडियस होगी जो स्फीयर की है। ओके, तो आर रेडियस का कोई सर्किल बन जाएगा शैडो में। ओके, तो यहाँ पर जैसे ये लाइट डाल रहे हो तो ये शैडो बन गया, और शैडो की रेडियस होगी आर, और इसका एरिया शैडो का कितना हो जाएगा, πr²। ओके, तो प्रेशर आ जाएगा फिर से एफ अपॉन ए एरिया, तो P अपॉन सी हो गया क्या, प्रेशर, सॉरी, तो यहाँ से प्रेशर आ जाएगा, यहाँ से प्रेशर अब P प्राइम आ जाएगा, एफ अपॉन ए एरिया, ए परपेंडिकुलर, तो वो हो जाएगा P अपॉन सी अपॉन πr²। ये P क्या है, कैपिटल P है लाइट की पावर। ओके, तो सेम है, ये सेम वाली कंडीशन है, मतलब ब्लैक बॉडी है। ठीक है, ब्लैक बॉडी ऐसी बॉडी जो सारे लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो कोई भी लाइट इमिट नहीं करती है, रिफ्लेक्ट नहीं करती है। अच्छा, इमिट अलग चीज़ है, सॉरी, ब्लैक बॉडी, चलो ब्लैक बॉडी के बारे में बता देता हूँ। मैंने पहले ही बताया था ब्लैक बॉडी क्या होती है, क्यों होती है। ठीक है, बता देता हूँ इसको। ब्लैक बॉडी के बारे में मैंने शुरू में बताया नहीं था, लेकिन बताया था कि ब्लैक बॉडी से सब कहानी स्टार्ट हुई। तो ब्लैक बॉडी मतलब है
ए बॉडी विच डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी लाइट। रिफ्लेक्ट बोल रहा हूँ, रिफ्लेक्ट का मतलब समझ रहे हो, तुम कोई लाइट डालोगे वो लाइट रिफ्लेक्ट होके आएगी। ओके, समझ में आ रहा है? रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्ट मतलब कोई लाइट डाल रहे हो वो लाइट लौट के आ रही है, लेकिन बट इट मे या इट कैन इमिट लाइट, इमिट रेडिएशन। अब बेटा बहुत चक्कर में पड़ जाओगे तुम लोग, ये क्या बोल दिया कि रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है लेकिन इमिट कर रही है। इमिट करेगी तो भी तो हमें लाइट दिखेगी ना उसमें से। इमिट मतलब कोई लाइट उसमें से, उस वस्तु में से निकल रही है। इसका मतलब क्या है? लाइट तो आ रही है ना। तुम सोचो कि हमें पता कैसे लगेगा कि ये कौन सी लाइट आ रही है, रिफ्लेक्ट हुई लाइट आ रही है, क्या आ रही है? तो मैंने बताया आपको पहले कि किसी बॉडी को टेम्परेचर पर, किसी टेम्परेचर पर मतलब कि जब किसी बॉडी को गर्म करते हैं तो बॉडी रेडिएशन निकालती है खुद से। वो उस बॉडी के खुद के रेडिएशन होते हैं, लेकिन जो आप डालते हो वो रिफ्लेक्ट करके आते हैं लाइट, वो अलग रेडिएशन है। ओके, वो रिफ्लेक्शन वाले रेडिएशन, रिफ्लेक्ट की वजह से लाइट दिखती है। जैसे ये पेन है, पेन क्या है, जैसे आप किसी, जैसे ये सिक्का है, अभी आप इसको देख रहे हो, ठीक है, अभी आप इसको देख रहे हो तो ये मुझे दिख रहा है सही से। अब मैं लाइट ऑफ कर दूंगा तो ये दिखेगा आपको? नहीं दिखेगा। अभी आप देख, अब नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी मैं अगर इसको में से लाइट निकालना हो तो मैं क्या करूँ? इसका मतलब अंधेरे कमरे में से इसमें से लाइट निकालनी हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसको गर्म कर दो, इसको बहुत गर्म कर दो, इतना गर्म कर दो कि इसमें से खुद से लाइट निकलने लगे। इतना गर्म हो जाएगा, रेड रेड से हो जाएगा, तब भी तो तब इसमें से लाइट दिखेगी। वो लाइट जो होगी, अंधेरे कमरे की बात कर रहा हूँ, अंधेरे कमरे में जब कहीं से बाहर की कोई लाइट नहीं हो, उस टाइम पर ही मैंने गर्म कर दिया। गर्म होने के बाद ये लाल हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, कैसा भी हो जाएगा, लाल रेड एक ही चीज़ है। लेकिन जब ये कुछ हो जाएगा गर्म करने के बाद, तब इसमें से कुछ रेडिएशन निकलेगा। मतलब जो लाल, नीला, पीला जो भी बोलो ना, वो हमें कलर दिख रहे हैं, इसमें से रेडिएशन निकल रहे हैं, तब हमको दिख रहे हैं वो। ठीक है, अंधेरे कमरे में इसको गर्म करने के बाद जो रेडिएशन निकल रहे हैं उसको बोलते हैं इमिट होना, इमिशन। किसी बॉडी से खुद के रेडिएशन, इमिट मतलब खुद के रेडिएशन, और रिफ्लेक्शन मतलब जो दूसरा रेडिएशन आया है वही लौटा दिया तुमने। आई बात समझ में? तो ब्लैक बॉडी क्या है? ए बॉडी विच डजेंट रिफ्लेक्ट एनी लाइट। कोई बॉडी रिफ्लेक्ट नहीं करती है लेकिन इट कैन इमिट रेडिएशन, वो लेकिन वो खुद के रेडिएशन निकाल के दे सकती है आपको। आई बात समझ में? तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं, लग रहा है मुझे। ओके, देखो मैंने ये सब सॉल्यूशन पहले ही कर लिए थे, तो मैं जल्दी समझा दूंगा आपको, तो आपको थोड़ा इजी रहेगा और टाइम भी बच जाएगा आप लोगों का। ठीक है, ये है 500 वाट पर मीटर स्क्वायर एनर्जी डेंसिटी ऑफ सनलाइट इज नॉर्मली इंसिडेंट ऑन ए सरफेस ऑफ सोलर पैनल। किसी सोलर पैनल पर कोई जैसे आपने घर में पढ़ी है ना, सूर्य लाइट बोलते हैं उस पर, तो लाइट जब इंटेंसिटी से गिरती है किसी से, ठीक है, उसकी बात हो रही है। तो कितनी इंटेंसिटी की लाइट गिर रही है? 50 वाट पर मीटर स्क्वायर। अब ये ऐसा यूनिट है तो हमें इसमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बढ़िया एकदम मिल गया हमको फ्रेश माल। सम पार्ट ऑफ इंसिडेंट एनर्जी 25% इज रिफ्लेक्टेड। हो गया काम हमारा। देखो कैसे, मान लो N1 कितना था हमारा, कैपिटल N, कि कितनी लाइट आ रही है इस पर, कैपिटल N के बराबर लाइट आ रही है N1। ओके, मान लो N नंबर्स ऑफ फोटोन्स गिर रहे हैं, लेकिन कितने रिफ्लेक्ट हो गए? 25%। कि जो लाइट आ रही है उसका 25% कितना हो जाएगा? N/4। ठीक है, और देखो यहाँ पर बोला है ओके नॉर्मली इंसिडेंट का मतलब क्या हो गया? थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 मतलब कॉस थीटा इक्वल टू 1। इजी? ठीक है,
तो थीटा की वैल्यू हमें पता लग गई भैया, N1 N2 की वैल्यू पता लग गई हमें। फोर्स पता कर लेंगे हम। फोर्स कैसे पता करेंगे? फोर्स के लिए हमको चाहिए N2 N1 पता है हमें, H की वैल्यू पता है, cos थीटा की वैल्यू पता है, T और लैम्डा की वैल्यू चाहिए अभी। T और लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वही तो क्वेश्चन है। तो देखो N1 और N2 की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पर, तो ये इस तरह से आ जाएगा, देख सकते हो आप। सब वैल्यू पुट कर दो तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर N/T और H/λ, इनको फिर से मैं करता हूँ इनको, ठीक है। जैसे N/T मैंने बताया ये होता है पावर अपॉन एनर्जी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, जैसे यहाँ पर देखो आप, ये हो जाए N/T रख दो पावर अपॉन एनर्जी इंटू H/λ, ठीक है। फिर से इसको मैं सॉल्व करता हूँ, E की वैल्यू Hc/λ करके, तो ये आ जाएगा कैपिटल P/C, पावर अपॉन C, ओके, पावर अपॉन C, ठीक है। आई थिंक ये तो हमने पहले किया ना ऑलरेडी, ये सब तो हमने कन्वर्ट करा के ऐसे किया तो था, ऐसे ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये सब किया है हमने ऑलरेडी, ठीक है। तो पावर अपॉन C। अब देखो बेटा, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आप लोगों ने? इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है पावर अपॉन एरिया। कहाँ पढ़ा था बताते हैं, ये तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है पावर अपॉन एरिया। पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इंटेंसिटी इंटू एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा IA, पावर मतलब इंटेंसिटी इंटू एरिया अपॉन C। अब A का वैल्यू कितना दे रखा है? 1 मीटर स्क्वायर। I का वैल्यू कितना देगा? 50 वाट पर मीटर स्क्वायर। C का वैल्यू पता है हमें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सारी वैल्यू किस में? SI यूनिट में। तो हमारा आंसर जो निकल के आएगा फोर्स, वो भी किस में आएगा? न्यूटन में, SI यूनिट में। तो ये आ गया आपका आंसर। सब वैल्यू पुट कर दो इसमें, सब वैल्यू यहाँ पर पुट करो, ये आपका कितना आ जाएगा? न्यूटन में। तो आंसर कौन सा है इसका? 20 × 10⁻8 न्यूटन, ये होगा 1, ठीक है। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो फिर भी चेक कर लेना, ठीक है। मैं इस बात की गारंटी नहीं ले रहा हूँ कि मैंने सही किया हो, कॉन्सेप्ट मैं सही बता सकता हूँ, ठीक है। ओके, कैलकुलेशन मिस्टेक हर किसी से हो सकती है, आप उसको किसी को जज मत करना कभी भी कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से, ओके। किसी भी टीचर को या किसी भी क्लासमेट को, किसी को भी जज कभी मत करना अगर उसकी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है तो, ओके। कॉन्सेप्ट समझो, उसकी फिजिक्स समझो, उसकी फिजिक्स समझने का ट्राई करो, ओके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन, लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली। देखो, अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ना पहले तो, जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं ना कि लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली, लाइट गिर रही है, ठीक है, एब्जॉर्बिंग सरफेस विद एन एनर्जी फ्लक्स ऑफ ये मतलब इतनी एनर्जी का फ्लक्स है, मतलब फोटोन की क्वालिटी बता रहा है, ये समझ लो कि इतनी क्वालिटी का फोटोन गिर रहा है। इफ द सरफेस हैज़ द एन एरिया, सरफेस का कुछ एरिया है, मोमेंटम ट्रांसफर टू द सरफेस इन 40 मिनट, कि 40 मिनट में कितना मोमेंटम ट्रांसफ़र हो जाएगा, विल बी, ये पूछा है क्वेश्चन। अगर आपने इस तरह का कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा हो, क्योंकि कोई सरफेस पर लाइट गिरती है, अब लाइट में मोमेंटम भी होता है, कितने टाइम में मोमेंटम कितना चेंज हो जाएगा, ये सब, तो अगर इस तरह से कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आपने, जैसे मैंने पढ़ाया है आपको फोर्स वाला, जो मतलब कितना फोर्स एग्जर्ट होगा उस पर सरफेस एरिया पर, तो उसमें मैंने सारी बातें की है। तो यहाँ पर पूछ रहा है मोमेंटम ट्रांसफर्ड, कितना मोमेंटम आया और 40 मिनट में कितना ट्रांसफ़र हो गया, चेंज इन मोमेंटम पूछा है, सिंपल, ठीक है। कितने टाइम में? 40 मिनट में। आपने अगर ऐसा कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा होगा, आपके दिमाग में तुरंत चीज़ें क्लियर होने लगती हैं और आप आराम से क्वेश्चन कर पाते हो। सबसे पहली बात है कि आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रहा है तो फिर क्या, कैसे सीखोगे? समझ में आया? तो लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री, ओके। नॉर्मली अब बोल रहे हो, नॉर्मली मतलब तो 90 डिग्री होता है। अरे भैया, जो मैंने थीटा एंगल लिया था वो नॉर्मल से लिया था, ओके। तो नॉर्मल से थीटा एंगल कितना होगा? 0 होगा। लाइट का ये है सरफेस एरिया,
ये सरफेस एरिया, ये इसका नॉर्मल है। तो लाइट भी ऐसे ही नॉर्मली गिर रही है, तो नॉर्मल के साथ लाइट का एंगल कितना हो गया, इस सरफेस एरिया के नॉर्मल के सरफेस एरिया के नॉर्मल के साथ लाइट की इंसिडेंट लाइट के बीच एंगल कितना हो गया, 0। समझ में आया। तो थीटा इक्वल टू 0 और कॉस थीटा इक्वल टू 1। बोल रहा है कि सारी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, N2 कितना हो गया, 0। कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही, सारी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब ब्लैक बॉडी है भैया पूरा। N2 कितना हो गया, 0। N1 हमने मान लिया कि N नंबर ऑफ फोटोन आ रहे हैं, मतलब शुरू में कितने नंबर ऑफ फोटोन्स आ रहे हैं, N। इंटेंसिटी भी दे रखा है ये, ठीक है। अब देखो मोमेंटम कितना हो जाएगा, चलो मैं इसको अभी, ठीक है, मोमेंटम कितना हो जाएगा, P इनिशियल कितना हो जाएगा, N नंबर ऑफ फोटोन आ रहे हैं, प्रत्येक फोटोन का मोमेंटम कितना है, h अपॉन लेमडा। तो N h अपॉन लेमडा ये क्या हो जाएगा, मोमेंटम। इतने मोमेंटम से लाइट जा रही है। अब देखो यहाँ से N की वैल्यू निकाल लेंगे हम, कैपिटल N की वैल्यू निकाल लेंगे हम, P इंटू टी अपॉन ई, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मैं इसको, अच्छा मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि अगर इस तरह से दे रखा हो तो आपने अभी पढ़ा था, एक फॉर्मूला हमेशा याद रख लेना आपको कि N अपॉन टी इंटू कैपिटल P अपॉन H अपॉन लेमडा। इसको मैं लिख सकता हूँ कैपिटल P अपॉन C। कैपिटल P क्या है यहाँ पर, पावर, ठीक है। अब देखो यहाँ से N H अपॉन लेमडा इक्वल टू कैपिटल P T अपॉन C हो जाएगा, इजी। अब देखो हमारे में पावर नहीं देखी, हमारे में इंटेंसिटी के फॉर्म में दे रखा है चीज़ें, तो ये हो जाएगा आई ए, पावर मतलब आई ए टी अपॉन सी। तो मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, आई ए टी अपॉन सी। तो ये जब आई ए टी अपॉन सी का वैल्यू पुट करेंगे, आई के वैल्यू 25 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को किस में चेंज करेंगे, मीटर स्क्वायर में। तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा, नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो नीचे 10⁻⁴ आएगा, ऊपर जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। ए का वैल्यू, आई का वैल्यू ये हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ए का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 25 और सेंटीमीटर स्क्वायर 10⁻⁴, और टी का वैल्यू पुट कर देंगे, टी है 40 मिनट, तो 40 इंटू 60 सेकेंड अपॉन सी का वैल्यू कितना होता है 3 इंटू 10⁸ निकालोगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू 10⁻³ न्यूटन सेकेंड। अब देखो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, P फाइनल माइनस P इनिशियल इक्वल टू, P फाइनल कितना हो जाएगा 0। कोई भी मोमेंटम, कोई भी फोटोन लौट के नहीं आ रहा, सारे एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं, तो बाद में मोमेंटम कितना हो जाएगा 0, ओके। माइनस P इनिशियल ये हो जाएगा -5 इंटू 10⁻³ न्यूटन सेकेंड, ठीक है। इतना मोमेंटम में क्या हो गया, लॉस हो गया मोमेंटम का, ठीक है, इजी। तो कौन सा आंसर है इसमें, 3। आगे बढ़ते हैं। ओके, सनलाइट फॉल्स नॉर्मली मतलब थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। ये पढ़ लेना भैया कि नॉर्मली गिर रहा है, कैसे ही गिर रहा है, नॉर्मली गिर रहा है तो थीटा इक्वल टू 0 ऑन सरफेस ऑफ एरिया दे रखा है सरफेस का, ठीक है। सरफेस का एरिया दे रखा है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ गया, एग्जर्ट्स एन एवरेज फोर्स ऑफ 5 इंटू इतना फोर्स कर रहा है न्यूटन विद इन ए टाइम पीरियड ऑफ 20 मिनट्स में, ठीक है। कंसिडरिंग अ केस ऑफ कंप्लीट एब्जॉर्प्शन मतलब N2 इक्वल टू 0, N1 इक्वल टू कैपिटल N हमने मान लिया। सेम टाइप का क्वेश्चन है, F इक्वल टू N2 प्लस N1, फोर्स की परिभाषा आ गई, फोर्स की डेफिनेशन आ गई, तो तुरंत ये फॉर्मूला लगा देंगे हम। यहाँ पर हम N2 प्लस N1 ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। बाय डेफिनेशन ये N अपॉन टी H अपॉन लेमडा ये सब पुट करेंगे तो P अपॉन C आ जाएगा, ठीक है। P अपॉन कैपिटल P अपॉन C। द एनर्जी फ्लक्स ऑफ इंसिडेंट लाइट, एनर्जी फ्लक्स
एनर्जी फ्लक्स, एनर्जी फ्लक्स पूछा है तो एनर्जी फ्लक्स होता है कैपिटल ई अपॉन, मतलब कितनी एनर्जी, मतलब इंटेंसिटी हो गया, एनर्जी फ्लक्स इंटेंसिटी हो गया, मैंने भी बताया था आपको, जैसे यहाँ पर दिखाया था जब इंटेंसिटी की डेफिनेशन दी थी, वही होता है एनर्जी फ्लक्स। ठीक है, एनर्जी फ्लक्स क्या होता है, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी क्या होता है, कैपिटल ई अपॉन टी इंटू ए, कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया निकल रही है। तो अब देखो यहाँ पर ई अपॉन टी हो जाएगा पावर अपॉन एरिया। अब पावर की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे एफ सी, तो एफ सी अपॉन एरिया, एफ की वैल्यू पुट कर दी 7.2 इंटू 10⁻⁹, ये रहा। सी के वैल्यू होता है 3 इंटू 10⁸। ए का वैल्यू डाल देंगे, ए का वैल्यू ये हो जाएगा यहाँ पर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई का वैल्यू ये आ जाएगा। इजी, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ चेक कर लेना, अगर न्यूमेरिकल्स में कहीं पर मिस्टेक हुई हो तो मुझे बता देना एटलीस्ट, ठीक है, ताकि मैं अपनी ताकि मैं अपनी मिस्टेक को ठीक कर पाऊँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक आ गया।